तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मैश को लेने इनोसेंट जीरो वहाँ पर आ जाता है। इनोसेंट जीरो अपनी पावर से टाइम को भी रोक दिया होता है, जिसे रोकने हेडमास्टर वॉल्वर आते हैं। जिसके बाद इनोसेंट जीरो अपनी पावर से वहाँ पर मॉन्स्टर्स बुला लेता है, जिसे रोकने के लिए हेडमास्टर वॉल्वर अपनी पावर से कुछ लोगों को दोबारा ठीक कर देते हैं। जिसके बाद बाकी सभी उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, जिस दौरान सलवॉर बाकी स्टूडेंट पे एक कांटे का बहुत बड़ा बॉल गिराने वाला होता है, जिसे रोकने मैश जाता है और मैश उसको हरा भी देता है। पर मैश को वो याद नहीं आ रहा होता है, पर आखिर में मैश को वो याद आ जाता है। तो बिना किसी देरी के भी इस एपिसोड को भी शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है कन्हैया, मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एडम जॉब्स एक लेजेंडरी मैजिशियन था, जिसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी। उसे मैजिकल रेल्म में सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। उसने फिर मैजिक ऑफ ब्यूरो भी बनाया, जिससे वो मैजिकल वर्ल्ड में क्राइम को होने से रोक सके। इन सभी के बाद उसने उन लोगों पर ध्यान दिया जो मैजिक यूज नहीं कर सकते थे, और वो सभी लोग उसका साथ देने लगे। एडम का मानना था कि स्ट्रॉन्ग लोगों को हमेशा वीक लोगों की मदद करनी चाहिए। उसने ये सभी चीजें अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया, जिसमें से हेडमास्टर वॉल्बर्ग भी थे। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ इनोसेंट जीरो जो ताबूत लाया होता है उसके अंदर एडम जॉब्स की बॉडी होती है। तब इनोसेंट जीरो कहता है, आखिरकार मैंने वो मैजिक हासिल कर लिया जो कि किसी के बॉडी के टुकड़ों से उसकी लाइफ को रिस्टोर कर सकता है। पर मैं इस मैजिक से सिर्फ बॉडी ही वापस ला सकता हूँ, इसके अंदर अभी भी कोई दिमाग नहीं है। तभी एक इनोसेंट जीरो का मेंबर बोलता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, पपेट को कंट्रोल करना मेरी स्पेशलिटी है, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस लड़ाई में बहुत मजा आए। तब हेडमास्टर कहते हैं, आखिरकार तुम लोग कब तक मुझे आजमाओगे। तब नेक्रोस बोलता है, तो अब तुम हमला करोगे। चाहे ये एक पपेट है, पर तुम भूलो मत, एक टाइम था जब ये तुम्हारा मास्टर था। और फिर वो एडम की बॉडी को यूज करके हेडमास्टर पर हमला कर देता है, और हेडमास्टर उस हमले को रोक देते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है, लंबी जिंदगी होने के बावजूद भी हमारे मास्टर जिंदा नहीं रह पाए, पर अब मैंने उनकी बॉडी को उनके प्राइम फॉर्म में रिस्टोर कर दिया है। इनकी मैजिकल पावर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है। मुझे अब भी याद है तुम मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद थे, तो क्या तुम्हें इनसे मिलके खुशी नहीं हुई। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एडम हेडमास्टर को बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोगों को हमेशा वीक लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके जवाब में हेडमास्टर कहते हैं, क्या वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। जिसके जवाब में एडम कहते हैं कि एक दिन आएगा जब तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। तब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हेडमास्टर एडम की पावर को रोक देते हैं और कहते हैं कि मास्टर एक बहुत अच्छे इंसान थे, पर अब समय बदल चुका है और अब सिर्फ अभी का समय ही मायने रखता है। इसलिए तुम अगर इस समय को तबाह करने की कोशिश करोगे तो मैं अपने मास्टर के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी अभी की ताकत मेरे मास्टर से ज्यादा है। तब यह नेक्रोस सोचता है, हेडमास्टर वॉल्बर्ग वो पर्सन है जो एक डिवाइन विजनरी के तौर पर इस रेल्म पे राज करते हैं और अभी इस दुनिया में सबसे टॉप पर है। इनकी स्किल इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर सिर्फ इसी रेल्म में। और तब वो हेडमास्टर को अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि एडम की डार्क मैजिक सब कुछ तबाह कर सकती है और ये खुद एक डार्कनेस है, और वापस से हेडमास्टर पर हमला कर देता है। तब हेडमास्टर उसकी पावर को देख के सोचते हैं, इसकी पावर को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब इनोसेंट जीरो सोचता है कि एडम अपने डार्क मैजिक से इस रेल्म में राज करता था। ये वो मैजिक है जो किसी को भी छू ले तो उसे तबाह कर सकती है, जिसका मतलब अगर डार्क मैजिक एक बार यूज कर दिया जाए तो उसे दूसरे मैजिक तबाह नहीं कर सकते। इसलिए हेडमास्टर ने मेरे पिछले अटैक को नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे कि उनका मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। ये इस मैजिक को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये इनके मास्टर का मैजिक है। और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट टॉय है, ये अब तक का सबसे बेस्ट है, इसलिए इसे यूज करने में बहुत मजा आएगा। और तब वो हेडमास्टर पर हमला कर देता है। तब हम देखते हैं कि हेडमास्टर उस मैजिक को काट देते हैं, पर नेक्रोस को ये देख के विश्वास ही नहीं होता। तब वो हेडमास्टर पर फिर से हमला कर देता है, पर हेडमास्टर डार्क मैजिक को काटते हुए नेक्रोस के एक साइड को भी काट देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा मैजिक स्पेस को कंट्रोल करता है, जिसका मतलब जो बॉडी पार्ट तुमने खोया है वो कहीं बस ट्रांसपोर्ट हो गया है, जिसका मतलब तुम मरने नहीं वाले हो। तब नेक्रोस सोचता है, तो इसी तरह ये डार्क मैजिक से बार बार बच रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस मैजिक का यूज करके डार्क मैजिक को काट कर कहीं और ही भेज दे रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं ज्यादा पावर से इन पे हमला करूंगा तो ये नहीं बच पाएंगे। तब वो हेडमास्टर
पर बहुत पावरफुल अटैक से हमला कर देता है और सोचता है अब इससे बचना नामुमकिन है। तब हम देखते हैं कि हेडमास्टर फिर से बच जाते हैं। तब नेक्रोस सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। भले ही ये इस समय का सबसे ताकतवर है पर ये एडम की पावर के आगे कुछ भी नहीं है। और फिर वो और भी ज्यादा पावरफुल स्पेल से हेडमास्टर पर हमला कर देता है और कहता है जब दो स्पेल आपस में टकराते हैं तो हमेशा डार्क मैजिक ही जीता है। तब हेडमास्टर कहते हैं कि लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब तक जो भी पावर मैंने यूज करी है वो सिर्फ मेरी छड़ी की थी और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक स्पेल को कास्ट करना किसे कहते हैं। और तब वो अपनी पावर से नेक्रोस पर हमला कर देते हैं। उस अटैक से डार्क मैजिक के साथ साथ नेक्रोस भी वहाँ से गायब हो जाता है। तब हेडमास्टर बोलते हैं कि मास्टर मैंने आपकी सारी टेक्निक्स को अपना लिया है और अब आप फिर से आराम कीजिए और अब तुम्हारी बारी इनोसेंट जीरो। फिर हम बाकी लोगों को देखते हैं जो अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। फिर हम सलवार को देखते हैं जो मैश से कहता है तो तुम कहना चाहते हो जो मैजिक तुम एक बार देख लेते हो वो दूसरी बार तुम पे काम नहीं करता। तब मैश सलवार से पूछता है कि तुम लोग आखिर मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हो। तब सलवार कहता है क्या तुम बॉडी कंस्ट्रक्शन के फॉरबिडन मैजिक के बारे में जानते हो। इसके अंदर हम डार्क मैजिक से 6 ब्लड रिलेटिव्स के हार्ट को एक इमोर्टल हार्ट में क्रिएट करते हैं जिस वजह से फादर ने 6 बच्चे तैयार किए जिसका दिल वो यूज कर सके। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो तुम फादर की क्रिएशन हो जो कि उनके परफेक्ट बॉडी को बनाने के काम आएगा। जिसे सुनकर मैश एकदम शॉक हो जाता है। तब मैश सलवार से पूछता है तो क्या तुम मेरे भाई हो। तब सलवार कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस एक क्लोन हूँ जो कि फादर ने अपने ब्लड से बनाया है। मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ ताकि फादर मुझे यूज कर सके। एक बेटा होने के नाते फादर के बॉडी का पार्ट बनना एक सम्मान की बात है। पर फिर भी देखो खुद को, तुम बस एक कचरा हो जिस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं हो रही कि किसी का फायदा हो जाएगा। तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से काट दूंगा। और तभी मैश उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है चाहे मेरी लाइफ मुश्किल हो या आसान या फिर बेकार हो और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इतना जानता हूँ कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब सलवार सोचता है मैं हालात को इसके अकॉर्डिंग ढालने नहीं दे सकता। ये फादर की क्रिएशन है तो मैं समझ सकता हूँ इसके पास पावर है, तो इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और तब वो अपनी छड़ी की ताकत का यूज करता है और कहता है ये मेरी छड़ी की ट्रू फॉर्म है। मैजिक बहुत तरह से इवॉल्व कर सकता है और ये उसके मैजिक की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और तभी सभी लोग उसके मैजिक की पावर को फील कर पा रहे थे। तब सलवार कहता है फादर को बस तुम्हारा दिल चाहिए तो मैं तुम्हारे बाकी हिस्से काट देता हूँ। और तब वो मैश पर हमला कर देता है पर मैश उससे बच जाता है। तब सलवार कहता है इस डिस्क के आसपास डायमंड लगे हुए हैं जो कि किसी भी चीज को काट सकती है, तो इसलिए ये तुम्हारा पीछा जब तक करेगी जब तक तुम्हें काट नहीं देती। तब वो डिस्क मैश के पीछे पड़ जाता है और तब हम देखते कि मैश अपनी पूरी स्पीड का यूज करके उन सभी से बचने की कोशिश करता है। तब मैश देखता है कि उसके पास और भी 2 डिस्क हैं और फिर सोचता है कि इन डिस्क की मदद से ये मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश कर रहा है और अगर चारों डिस्क से ये मुझ पे हमला कर देगा तो मैं तो खतरे में आ जाऊंगा। तब सलवार मैश से पूछता है क्या हुआ तुम्हें, अगर तुम यहाँ से भाग गए तो मैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को मार दूंगा। और तब वो अपनी ताकत से उनके सर पे जो बॉल था उसको और भी ताकत दे देता है। तब सलवार कहता है जब एक जादुई छड़ी अपनी असली फॉर्म को एक्टिवेट करती है तो सिर्फ उसकी एबिलिटी ही नहीं बढ़ती बल्कि उसके अंदर के मैजिक पावर भी बढ़ जाता है। अब ये 1000 डायमंड्स तुम्हारे दोस्तों को मारने के लिए तैयार है। ये जगह जिसे तुम अपना घर मान बैठे हो और वो सभी लोग जो तुम्हारे अपने हैं वो सभी अब मरने वाले हैं, तो हार मान लो मैश। तब वो 2 डिस्क से मैश पर हमला कर देता है पर मैश वहाँ से भाग जाता है। तब सलवार सोचता है कि ये सच में अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर भाग रहा है, इसने सच में हार मान लिया है। तब मैश उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पूरा स्कूल घूम कर आया हूँ। तब सलवार सोचता है कि डिस्क से पीछा छुड़ाने के लिए आखिरकार ये कितने स्पीड से भाग रहा था। जब इसने मुझे पकड़ लिया तो ये अपने साथ साथ मुझे भी उन डिस्क से मारना चाहता है, पर इससे कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे पास डायमंड स्किन है और तुम अपने फिजिकली ताकत से इसे तोड़ नहीं सकते और अब मैं तुम्हें काट दूंगा। और तब हम देखते कि वो डिस्क मैश को लग जाती है जिसे देखकर सलवार एकदम खुश हो जाता है और कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे, और अब देखो मैं तुम्हारे दोस्तों को कैसे मारता हूँ। और तब हम देखते कि मैश एकदम ठीक होता है और सलवार को बहुत सारे क्रीम पफ खिलाने लगता है जिससे उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और तब हम देखते कि असल में मैश उसका गला दबा रहा होता है। तब हमें बताया जाता है कि हाइपोक्सिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है और उसे भ्रम होने लगता है। जब वो डिस्क मैश को हिट करने वाली थी तो मैश ने सोचा कि वो उसके डायमंड को तो नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए उसने अपने बाइसेप्स से उसके गले में प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया
जिसके वजह से उसके दिमाग पर ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया और उसने 1 सेकंड से भी पहले अपने दुश्मन को हरा दिया और उसके मैजिक को तबाह कर दिया। तब मैश कहता है कि मुझे इस स्कूल की बहुत चिंता है, तो अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहोगे मैं तुम्हें हमेशा अपने मसल से हरा दूंगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।